तो दोस्तों, स्वागत है आपका नई स्टोरी अघोरी का श्राप में। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यूं बार बार इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर पाखी की तस्वीर देखना बंद कर मोक्ष, चल कैंटीन चलते हैं, जोरों की भूख लगी है, लंच टाइम खत्म हो गया तो भूखे ही रह जाएंगे पूरा दिन। मोक्ष कंप्यूटर स्क्रीन पर पाखी की तस्वीर देखता और फिर अपने हाथ की रिंग को देखकर मायूस हो जाता। कुछ देर बाद मोक्ष यश को जवाब देता है, मेरा मूड नहीं है, तू जा कैंटीन, मैं अपना लंच यही डेस्क पर ही कर लूंगा। अजीब हो तुम दोनों, एंगेजमेंट को 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अब भी तुम्हारे बीच सब अजनबियों जैसा ही है। कब करोगे शादी? कब तक भागता रहेगा तू उससे? मैं नहीं भाग रहा हूँ उससे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर वो अभी करियर में और आगे बढ़ना चाहती है। अपने काम को लेकर उसमें एक नशा और जुनून सा है, जिसके आगे वो सब समझकर भी अनजान बन रही हैं। मोक्ष यार, तुम दोनों अच्छी खासी पोस्ट पर हो और सैलरी भी डबल है, पूरी तरह सेटल हो, फिर ये करियर और सब कहाँ से आ गया? यश, आज सुबह ही मेरी बात हुई पाखी से शादी को लेकर। 2 दिन बाद वो केशवपुर में होने वाले मेले में जा रही है। मोक्ष, यह वही मेला है ना जो अघोरियों की वजह से सबके लिए इम्पोर्टेंट और अट्रैक्शन का सेंटर रहा है। इस मेले में नागा, साधु और अघोरी आते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कहा यश, केशवपुर में जहाँ यह मेला लगता है वहीं एक जंगल भी है। ऐसा सुना है वहाँ ये साधु और अघोरी अपनी तंत्र विद्या या शक्तियाँ पाने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ मोक्ष, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, वह जंगल बहुत ही डरावना है। दिन के अंधेरे में भी गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। वहां से साधुओं या अघोरियों का एक भी इंटरव्यू कोई नहीं ला पाया है आज तक। बिल्कुल सही कहा यश, पाखी उनका एक इंटरव्यू चाहती हैं। इस इंटरव्यू में अगर हम कामयाब रहे तो बहुत जानकारी मिल जाएगी हमें, साथ ही प्रमोशन और सैलरी पैकेज में इंक्रीमेंट में। मुझे भी साथ लेकर चलोगे तुम दोनों? बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम भी हमारे साथ चलोगे। पाखी, मैं और तुम, हम केशवपुर के मेले की हर रिपोर्ट कवर करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद पाखी मुझसे शादी करेगी, ऐसा वादा किया है पाखी ने। अरे वाह, अगर मेरे दोस्त का घर बस जाता है इस इंटरव्यू से तो इससे बढ़िया न्यूज क्या होंगी। अब चल मेरे साथ कैंटीन, वहाँ बहुत सी बातें डिस्कस करनी है, मेले की कवरेज और इंटरव्यू और बहुत कुछ। ठीक है यश, चल चलते हैं। यहाँ पाखी तो नहीं दिखाई दे रही है, शायद वो लंच करके जा चुकी हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं यश, टेबल पर बैठते हुए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। वैसे केशवपुर के बारे में क्या सोचा? वहाँ हम कहाँ रहेंगे? रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू? पाखी, हम मेले में रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू लेंगे और कुछ टाइम जंगल में भी रिकॉर्ड करेंगे, शायद कुछ नया और धमाकेदार मिल जाए। इंटरव्यू में पूछ सके ऐसे कुछ सवाल मैंने बना लिए हैं, एक बार तुम दोनों भी देख लो। उसमें कुछ और ऐड करना हो या और सवाल हो तो मुझे बता देना। यश, तेरा आइडिया सही लग रहा है। वैसे हम दोपहर तक केशवपुर पहुँच जाएंगे। थोड़ी बहुत बात और इन्फॉर्मेशन गांव के लोगों से लेने की कोशिश करेंगे। रात को मेले और जंगल में कुछ रिकॉर्डिंग और सुबह होने से पहले उस गांव से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मोक्ष तुमने, नया, धमाकेदार और सनसनी जो आग लगा देगी। पाखी और मोक्ष, हमें इस तरह से काम करना होगा जिससे हमारा शो हिट हो जाए, टीआरपी में टॉप रेटेड शो बन जाए। लेकिन यार, क्या हम इंटरव्यू लेने में कामयाब हो पाएंगे? हाँ यश, बिल्कुल हम कामयाब जरूर होंगे। पॉजिटिव सोच कहते ही एक लंबी सी स्माइल आ जाती है पाखी के चेहरे पर। मोक्ष भी पाखी की तरफ देखता है और फिर यश की तरफ। ठीक 2 दिन बाद तीनों केशवपुर में होंगे। पाखी और मोक्ष इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि केशवपुर का मेले और वहां के रहस्यों को उजागर करने की जो वो कोशिश करने वाले थे उसका सीधा असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। उस खौफ और अनजानी चीजें जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के साथ एक खूनी खेल भी शुरू होने वाला था, जिसकी कल्पना उन दोनों के कभी सपने में भी नहीं की थी। पाखी और यश, हम तीनों को अलग होकर यहाँ की कवरेज शूट करनी चाहिए, इससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने मोक्ष, लेकिन अघोरी से बात और सवाल जवाब? यश, अगर हम अघोरी को मना लेते हैं इंटरव्यू के लिए तो हम तीनों अलग अलग एंगल से शूट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस एक ही अघोरी के ऊपर होना चाहिए। कुछ देर तक गांव के लोगों से बातचीत में शाम हो जाती है। अब धीरे धीरे सब मेले में आना शुरू हो गए थे, लेकिन जो मेले की खासियत थी वह थे नागा, साधु और अघोरी। वह भी धीरे धीरे मेले में आना शुरू हो गए थे। आसपास हर जगह अघोरी बाबा बैठे अपने में ही मस्त थे। वहीं कुछ लोगों की बातें और समस्या सुनकर उन्हें कुछ उपाय बता रहे हैं। किसी तरह यश और मोक्ष ने 2 अघोरी बाबा को सवालों के जवाब देने के लिए मना लिया और तैयार किए गए सवालों का जवाब पाकर कुछ ही देर में इंटरव्यू भी पूरा कर लिया। उस इंटरव्यू में नागा बाबा और अघोरी बनने की क्रिया, उनकी जीवन शैली और उनके अघोरी बनने के पीछे की कहानी और बहुत कुछ उनके जीवन और थोड़ा बहुत उनकी शक्तियों के बारे में इंटरव्यू से सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया था।
शो 1 घंटे में ही टीवी पर आने वाला था, लेकिन उसे अच्छी रेटिंग मिल जाएगी इस बात की पूरी गारंटी थी। बस बाकी रह गया था जंगल को कवर करना। यश पाखी कहाँ है, इस बारे में कुछ पता है तुझे? 1 घंटे से मैंने उसे नहीं देखा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। मोक्ष और यश, कुछ लोगों से ये पता चला है कि आज इन साधुओं में से कोई एक साधु अपनी शक्ति से कुछ करने वाला है जंगल में। तंत्र शक्ति से कोई अनुष्ठान या पूजा, हमें वो कवर करना चाहिए। कहते हुए पाखी जिद कर रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो चीजें दुनिया से परे हैं उसमें झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अन्यथा मौत ही मिलेगी। इतना कहते ही वो अर्धनग्न कपड़ों में खड़ा कपाली औघड़, जिसने पूरे बदन पर राख, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथों में चिलम पकड़ा हुआ था, खून से भी लाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे नाखून और लंबे लटबरे बाल, जो कि किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह चेतावनी देते हुए सामने से निकल गया। ये हमें डरा कर गया या चेतावनी देकर? पाखी और यश, अब तो हमें जरूर देखना चाहिए कि जंगल में ये करते क्या है। क्या राज है जो ये अघोरी इस मेले में आते हैं? जंगल में ऐसा क्या है जिससे गांव के लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं? कहीं कोई चोर डाकुओं को गैंग तो नहीं है जो अघोरियों और नागा बाबा जैसे साधुओं की कहानी के आड़ में जंगल में रहता है? बहुत बड़ी स्टोरी मिल सकती है हमें। थोड़ी देर बाद मेले से सब जा चुके थे। तीनों रिपोर्ट्स के अलावा कोई नहीं था वहां। आधी रात हो चुकी थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। तीनों जंगल के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर बस एक आहत का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में एक रोशनी या तारा, ऐसा ही जो आसमान से सीधे जंगल के अंदर जाता दिखाई देता है। वो रोशनी तो जंगल के अंदर की तरफ गई। हमें भी इसके पीछे चलना चाहिए। तीनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद एक अघोरी, वो भी उस रोशनी की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। उसके ही पीछे एक आदमी और औरत भी जंगल के अंदर भागते हुए दिखाई देते हैं। थोड़े ही देर में वह दोनों उस अघोरी की तरफ नहीं बल्कि अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। पाखी और यश, तुम दोनों उस आदमी और औरत की तरफ जाओ, उन्हें कवर करने की कोशिश करो। मैं इस अघोरी के पीछे जाऊंगा। लेकिन मोक्ष, अघोरी के पीछे जंगल में अकेले जाना जान का रिस्क हो सकता है। मैं तुम दोनों का सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर मानना ड्यूटी है तुम्हारी। मोक्ष का ऑर्डर मानते हुए पाखी और यश उस आदमी और औरत के पीछे भागते हैं और मोक्ष उस अघोरी के पीछे। मोक्ष कुछ ही देर में उस अघोरी को ढूंढ लेता है। एक लाल रंग के घेरे में बैठे पर मंत्र पढ़ रहा था। मोक्ष छिपते छुपाते उस अघोरी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता था। एक खोपड़ी, सितारे के आकार का चिह्न, जिसके बीचों बीच एक मटका रखा हुआ था जिस पर बड़ा सा दीपक जलाकर रखा गया था। ये कुछ अलग था, इसलिए बिना देर किए मोक्ष वह सब रिकॉर्ड करने लगता है। वह अघोरी मंत्र बोलते हुए अपनी पूजा आगे जारी रखता है। जा ये बार्न, मैं तुझे उसकी जान लेने के लिए छोड़ रहा हूँ। जा और उसकी जान लेकर आ। वो अघोरी इतना कहकर शांत हो जाता है। एकाएक वो मटका ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। उसमें जलता हुआ दीपक बढ़कर उस मटके से अलग होकर आसमान में मटके से आगे बढ़ने लगता है। वो दीपक देखकर ऐसे लगता जैसे वो मटके को किस तरफ जाना हो ये बता रहा हो। ये सब मोक्ष की इमेजिनेशन से बिल्कुल हटकर था। यह कोई छलावा तो नहीं है या फिर नजरों का धोखा। रिकॉर्ड करते हुए मोक्ष के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, लेकिन वह बिना डरे निडर होकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। मटका बहुत ही धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। क्या लॉजिक है इसमें, ये समझ ना आने पर मोक्ष नीचे जमीन से एक पत्थर उठा लेता है और उस मटके की तरफ फेंकता है। पत्थर लगने की वजह से वो मटका टूटकर नीचे गिर जाता है। वो रोशनी जो मटके से अलग होकर चल रही थी वो अब नीचे जमीन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अघोरी समझ जाता है कि किसी ने उसकी पूजा भंग की, इसलिए जिस दिशा से पत्थर मटके की तरफ आया था उसी दिशा में वह अघोरी भी पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे मोक्ष रिकॉर्डिंग करता हुआ दिखाई देता है। मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? मैंने चेतावनी दी थी ना, फिर भी तेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। तूने मेरे छोड़े हुए बार्न को खंडित कर दिया। ये जान के बदले जान लेता है। इसमें मैंने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी थी और तूने इसे खंडित कर दिया। अब यह मेरी जान ले लेगा। उस अघोरी का ऐसा रूप देखकर मोक्ष समझ गया था कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह भागे या क्या करे कुछ समझ पाता उसके पहले कि वह अघोरी मोक्ष को श्राप दे देता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के बाद तेरी जिंदगी आम इंसान की तरह नहीं रह जाएगी। तुझे अतृप्त आत्माएं और जो तुम इंसानों को नहीं दिखता था वह सब दिखेगा। तेरी जिंदगी आम सी ना रहे, हमेशा डर और दहशत के साए में तू घुटे। अघोरी मोक्ष को इतना कहते ही सामने से आती रोशनी की तरफ देखने लगता है। वह रोशनी सीधे उस अघोरी के अंदर प्रवेश करती है। एक तेज प्रकाश के साथ आंखें चौंधिया जाए ऐसा उजाला हो जाता है। नींद खुलते ही ऐसा लगा जैसे मैं बहुत दिन से सोया हुआ हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मोक्ष कमरे में हर तरफ देख रहा था कि उसे कमरे के बाहर एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। सुनिए, सुनिए, कौन है आप? ये औरत कौन है?
इस तरह ये मुझे देखते हुए कहा जा रही है। मुझे चलकर देखना चाहिए। मोक्ष कमरे से निकलकर उस औरत का पीछा करने लगता है। ये औरत मुर्दा घर की तरफ क्यों जा रही है? क्या प्रॉब्लम है इसकी? देखना चाहिए आखिर मुर्दा घर का क्या माजरा है। यही बड़बड़ाते हुए मोक्ष मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां वह औरत मोक्ष के ठीक सामने पीट करके खड़ी थी। ये औरत तो किसी पुतले की तरह बस खड़े होकर किसी बॉक्स को घुरे जा रही थी। पास जाकर देखना चाहिए। अपने आप में बड़बड़ाते हुए मोक्ष उस औरत के एकदम पास पहुंच जाता है। वह औरत एक बॉक्स को देखे जा रही थी। बॉक्स पर लिखा था मॉर्ग 20। उस औरत के इशारा करते ही मोक्ष उस मॉर्ग को खोलता है। मॉर्ग का दरवाजा खुलते ही वह औरत मोक्ष की तरफ पलटी होती है। उसका चेहरा और उस लाश का चेहरा बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। यह नज़ारा देखकर मोक्ष डर जाता है और जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।